आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं स्क्रू जैक में फ्रिक्शन के बारे में। हमने जो स्क्रू जैक लिया था उसमें स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू हमने यूज़ किया हुआ था, और स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पे किस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है, और जब हम उस स्क्रू जैक में लोड को रेज करते हैं या लोअर करते हैं तो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है और कितना उसकी एफिशिएंसी होती है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि कोई स्क्रू जैक हमारे पास है जिसमें हमने स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू यूज़ किया हुआ है। देख सकते हैं इसमें एक डब्लू लोड है जिसको हमें रेज करना है या लोअर करना है। तो इसके लिए हमने एक एफर्ट कैलकुलेट किया था कि कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। मान लो हम इस लोड W को रेस कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो हैंडल पे हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस F का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 का यूज़ करके। तो P1 क्या है? नट और स्क्रू के कांटेक्ट पे जो एफर्ट फोर्स काम कर रहे हैं इसकी वैल्यू है। तो P1 का यूज़ करके ही हम F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो P1 का वैल्यू हमने डिराइव किया हुआ था। P1 इज इक्वल टू W टेन थीटा प्लस फाइव। टेन थीटा फाइव को एक्सपांड करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन हमें मिला हुआ था। वैसे ही जब हम लोड को लोअर करेंगे, नीचे लाएंगे, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट है वो चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे जब लोड को या लोड W को लोअर करना हो। तो इसके लिए जो एफर्ट हमने डिराइव किया था, ठीक है, ये P2 था। P2 क्या है? स्क्रू और नट के बीच में जो एफर्ट फोर्स काम कर रहा है, और इस P2 का यूज़ करके ही हम इस F का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P2 का वैल्यू हमें मिला था W टेन फाइव माइनस थीटा। टेन फाइव माइनस थीटा को हम यहाँ पे एक्सपांड करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। क्लियर है? तो इक्वेशन हमने डिराइव किया था कि जब लोड को लोअर करना हो या रेस करना हो तो उसमें कितना एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसके लिए भी डेरिवेशन हमने डिराइव किया हुआ था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ लॉकिंग के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्क्रू जैक हम मैकेनिकल स्क्रू जैक यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ये क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग होता है। तो सेल्फ लॉकिंग क्या होता है और इसके लिए क्या कंडीशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें मिला हुआ था। पहला इक्वेशन P1 है जो एफर्ट का वैल्यू है लोड को रेस करने के लिए, और P2 क्या है? एफर्ट का वैल्यू है लोड को रेस करने के लिए, लोअर करने के लिए। तो ये दो इक्वेशन है। ये इस तरीके से हमारे पास स्क्रू जैक है जिसमें W लोड ऐड कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने एफर्ट F लगा के रखा हुआ है, और इस F का वैल्यू हम P1 या P2 का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ लॉकिंग क्या होता है? सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम स्क्रू जैक से किसी भी लोड को लिफ्ट करते हैं, लोअर करते हैं, तो एफर्ट F अप्लाई करते हैं हैंडल पे, है ना। तो F को हम रिमूव कर दें या कोई भी फोर्स न लगाए तो जिस पोजीशन पे लोड है उसी पोजीशन पे ही वो रहता है ना। अगर हम F को जीरो कर दे या कोई भी लोड लगाना बंद कर दे हैंडल में, या उसको रोटेट करना बंद कर दे, तो W जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे ही रहता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग की सिचुएशन। क्लियर है? तो क्या होता है, जब एफर्ट F को हम रिमूव कर देते हैं और लोड W स्क्रू पे एक प्लेस पे क्या रहता है, स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है, तो इसी कंडीशन को हम सेल्फ लॉकिंग कहते हैं। और यहाँ पे स्क्रू जैक जो यूज़ कर रहे हैं इसमें सेल्फ लॉकिंग होता है, इसलिए स्क्रू जैक को हम सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। क्लियर? तो ये कब होगा, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, एफर्ट फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, F जीरो हो जाएगा। या लोड को हम लोअर कर रहे हैं तो P2 जीरो है, रेस कर रहे हैं तो P1 जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब ये F की वैल्यू जीरो है, तो ऊपर जो इक्वेशन है उसमें अगर हम P1 और P2 की वैल्यू जीरो रख दें तो वहाँ से हमें एक कंडीशन निकल के मिलेगा। ये कंडीशन होगा फाई इज़ ग्रेटर देन थीटा। फाई क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है,
है ना, हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है प्लेन का या हेलिक्स एंगल है। तो फाई का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा है, मतलब फ्रिक्शन एंगल जो हेलिक्स एंगल है इससे बड़ा होना चाहिए, तभी स्क्रू जैक क्या होगा, ये सेल्फ लॉकिंग सिचुएशन होगा। अगर ये कंडीशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे स्क्रू क्या होगा, सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा और लोड अपने आप नीचे आने की कोशिश करेगा या नीचे आ जाएगा एफर्ट को हटाने के बाद। क्लियर है, तो ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद ही स्क्रू जैक सेल्फ लॉकिंग होगा। तो ये सेल्फ लॉकिंग के लिए कंडीशन है। आई होप कि सेल्फ लॉकिंग आपको समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन। अब आगे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से स्क्रू जैक में हम एफर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अ स्क्रू जैक हैज़ स्क्वायर थ्रेड्स ऑफ मीन डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड पिच ऑफ 1.25 सेंटीमीटर. Determine the force that must be applied to the end of 50 centimeter lever to raise or to lower a weight of 50 kilonewton. Find the efficiency of the jack. Is it self-locking? Assume mu is equal to 0.20. एक स्क्रू जैक दिया हुआ है इस तरीके से, इसका मेन स्क्रू आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट स्क्रू है, इसका एक मीन रेडियस होता है या मीन डायमीटर होता है। तो मीन डायमीटर इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है मीन डायमीटर। तो मीन रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन रेडियस या मीन डायमीटर क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे पीच लेंथ भी दिया हुआ है ना, ये एक जो दो थ्रेड है उसके एक्सियल डिस्टेंस, ये एक्सिस है और एक्सियल डिस्टेंस दो स्क्रू के एडजेसेंट पॉइंट का एक्सियल डिस्टेंस क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो ये पिच लेंथ भी दिया है 1.25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो लीवर हम यूज़ कर रहे हैं है ना, इसकी लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर, ये एल। और डब्ल्यू इसमें लोड ऐड कर रहा है 50 किलोन्यूटन, जिसको हमें रेज करना है या लोअर करना है। तो इस कंडीशन के लिए ये सेल्फ लॉकिंग है या नहीं है ये हमें फाइंड आउट करनी है। साथ ही साथ इस स्क्रू जैक की हमें एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो क्या दिया है देखिए, मीन डायमीटर ऑफ थ्रेड डी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मीन रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा d/2 5 सेंटीमीटर। पिच ऑफ थ्रेड दिया हुआ है, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, 1.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लीवर का लेंथ दिया हुआ है, एल से डिनोट करते हैं, 50 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हमें वेट का वैल्यू दिया है जो कि हमें रेज या लोअर करना है, इसका वैल्यू डब्ल्यू है 50 किलो न्यूटन ये दिया हुआ है। साथ ही साथ एंगल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नट और स्क्रू के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है म्यू 0.20। क्लियर है, तो हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ सेल्फ लॉकिंग है या नहीं है ये भी इसमें हमें बताना है। तो दो कंडीशन है, पहली ये कि लोड को हमें रेज करना है, दूसरी कंडीशन है लोड को हमें लोअर करना है। एक कंडीशन में लोड को ऊपर उठाना है और दूसरी कंडीशन में लोड को नीचे लाना है। लोड कितना है 50 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है या हेलिक्स एंगल कितना है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमें हेलिक्स एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमने डिस्कस किया था हेलिक्स एंगल थीटा के लिए क्या इक्वेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P/2πr होता है। P पिच है, R मेन रेडियस है ना। तो यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। P हमें दिया हुआ है 1.25/2π, R हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ये रखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.0398 मिलेगा। फाइनली हमें थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 0.0398 ये मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मिलेगा 2.28 डिग्री, मतलब हेलिक्स एंगल का एंगल हमें मिल गया 2.28 डिग्री। क्लियर है, इसके अलावा हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है tan फाई। तो यहाँ पे हमें फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू मिलेगा। म्यू 0.20 है, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स 0.2 करेंगे तो फाई का वैल्यू में मिलेगा 11.310। क्लियर है, तो सबसे पहले
स्क्रू जैक के लिए हमने हेलिक्स एंगल और फ्रिक्शन एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं कि लोड W को जब रेज करना है, टू रेज दी लोड W, इसके लिए हम एफर्ट कितना लगेगा इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये स्क्रू जैक है, W लोड ऐड कर रहा है, तो यहाँ इसके एक्सिस से L डिस्टेंस पे या जितना भी 50 सेंटीमीटर का लीवर लेंथ है उतने डिस्टेंस पे हमने एफर्ट F लगाया है। तो ये एफर्ट F हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है क्योंकि ये राइट हैंडेड स्क्रू थ्रेड यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके लोड को रेज किया, ऊपर उठाया। तो ये F की वैल्यू क्या होगा, तो F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। P1 क्या है, यहाँ पे स्क्रू और नट के बीच में जो एफर्ट काम करेगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये P1 F पे डिपेंड करता है और F का वैल्यू हम इस इक्वेशन का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम P1 कैलकुलेट कर लेते हैं। लोड को जब रेज करना हो तो P1 के लिए इक्वेशन होता है P1 = W tan थीटा प्लस फाइव। W 50 किलो न्यूटन है, थीटा 2.28 प्लस 11.31 ये वैल्यू रखेंगे तो P1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 12.09 किलो न्यूटन। यहाँ पे W का यूनिट किलो न्यूटन में है, इसलिए ये P1 का यूनिट भी किलो न्यूटन में होगा। तो ये एफर्ट फोर्स हमें मिल जाएगा P1 जो कि स्क्रू और नट के बीच में काम कर रहा है। अब ओवरऑल हम देखें कि हैंडल पे कितना एफर्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ऊपर जो इक्वेशन हमने यूज़ किया है P1 = F/L/R, यहाँ हम P1 R और L की वैल्यू रखेंगे और F का वैल्यू मिल जाएगा। तो 12.09 × 5/50 ये करेंगे तो हमें ओवरऑल एफर्ट फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है हैंडल पे या लीवर पे, ये हमें मिल जाएगा। तो लोड को रेज करने के लिए हमें हैंडल या लीवर पे 1.209 किलो न्यूटन का फोर्स या एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, जब लोड को हम क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब लोड को लोअर कर रहे हैं तो उस समय कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए ये W लोड रखा हुआ है, अब रेज करना है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इस हैंडल पर या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्क्रू को रोटेट करेंगे, टॉर्क लगाएंगे। क्लियर है, तो ये टॉर्क लगा रहे हैं तो लोड नीचे आएगा क्योंकि ये राइट हैंडेड स्क्रू थ्रेड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है हमने। तो एफर्ट F हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए P2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। P2 क्या है, स्क्रू और नट के बीच में जो एफर्ट काम करे। अगर P2 कैलकुलेट कर ले तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम F या ओवरऑल एफर्ट जो हैंडल पे लगाया जा रहा है ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। P2 का वैल्यू क्या होता है, जब लोड को लोअर कर रहे हैं तो P2 = W tan phi - थीटा होता है। लेकिन याद रखेंगे ये डायरेक्शन अपोजिट होगा पहले के अपेक्षा। पहले हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो P2 का वैल्यू हमें मिलेगा 50 10 11.31 - 2.28। ये किलो न्यूटन में मिलेगा क्योंकि W का जो यूनिट है किलो न्यूटन में है। तो P2 एफर्ट फोर्स का वैल्यू मिलेगा 7.95 किलो न्यूटन। ओवरऑल लीवर पे जो एफर्ट फोर्स लगाया जा रहा है इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर जो इक्वेशन P2 = F/L/R है इसका यूज़ करके। तो F = हमें मिल जाएगा 7.95 × 5/50। 7.95 किलो न्यूटन में है, इसलिए ये एफर्ट फोर्स 0.795 किलो न्यूटन मिलेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि जब लोड को हम रेज कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और लोड को लोअर करने के लिए हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि देखेंगे कि पहले रेज करने के लिए हमें ये एफर्ट F का वैल्यू ज़्यादा मिला था और इस कंडीशन में हमें कम मिल रहा है। दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आई होप कि ये एफर्ट का कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक के बारे में। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो चाहे हम लोड को लोअर करें या रेज करें, दोनों ही कंडीशन में स्क्रू जैक की एफिशिएंसी के लिए एक ही इक्वेशन है, एफिशिएंसी = tan थीटा प्लस फाई। थीटा यहाँ पे हेलिक्स एंगल है, फाई फ्रिक्शन एंगल है जिसकी वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे हम थीटा और फाई की वैल्यू रखेंगे तो tan
2.28/10 2.28 प्लस 11.31 ये मिलेगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.1646 ये मिल जाएगा। परसेंटेज में देखें तो ये एफिशिएंसी का वैल्यू हमें मिलेगा 16.46%। क्लियर है? ये स्क्रू जैक की एफिशिएंसी है। आप चाहें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी का एक अलग से इक्वेशन है उसका यूज़ करके। क्लियर है? तो पहले हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक, तो हमें मिल जाएगा एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक 16.46%। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ हमें ये बताना है कि ये जो स्क्रू जैक हमारे पास है वो सेल्फ लॉकिंग है कि नहीं है। तो सेल्फ लॉकिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है? फाई इज़ ग्रेटर देन थीटा। अगर ये कंडीशन है तो आप जो भी स्क्रू जैक यूज़ करें वो क्या होगा? सेल्फ लॉकिंग होगा। तो देखते हैं, फाई का वैल्यू 11.31 है और थीटा का वैल्यू 2.28 है, तो ऑब्वियस सी बात है फाई का वैल्यू थीटा से ज़्यादा है। इसका मतलब हम जो स्क्रू जैक यहाँ पे यूज़ कर रहे हो क्या है? सेल्फ लॉकिंग है। क्लियर है? इसके अलावा आप देखेंगे कि एफिशिएंसी का वैल्यू 16.46% आ रहा है। तो एक दूसरी कंडीशन आप ये बता सकते हैं कि जो भी स्क्रू जैक सेल्फ लॉकिंग है उसकी एफिशिएंसी हमेशा 50% से कम होगी। तो ये दूसरी कंडीशन है सेल्फ लॉकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट किया वो 16.46 है और ये लेस देन 50% है। तो इसका मतलब ये जो स्क्रू जैक हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? सेल्फ लॉकिंग है। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन आप याद रखिए सेल्फ लॉकिंग के लिए। ठीक है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो सेल्फ लॉकिंग वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ये भी समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।